हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर एनसीईआरटी क्लास 8 फिजिक्स पार्ट 2 और हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में फोर्स एंड प्रेशर के बारे में बात की थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। और यहां पर आपको जो मैं सेक्शन करवाने जा रहा हूं, आज का सेक्शन है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे एग्जाम के लिए। और जो भी हम चलते हैं, हमारे व्हीकल्स चलते हैं, हमारी गाड़ियां चल रही हैं, उन सभी के लिए फ्रिक्शन फोर्स ही जिम्मेदार है। और यदि ये ना हो या फिर मान लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो, तो हम किसी भी सरफेस पे, धरातल पर चल भी नहीं सकते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा स्लाइडिंग करना आसान होता है, कई बार आपने देखा होगा रोलिंग मोशन आसान होता है ना। लेकिन यदि कहीं पर ज्यादा खुरदरी सरफेस है तो उस पर सरफेस पर रोलिंग करना या फिर उसे स्लाइड करना वो इतना आसान नहीं होता। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस सेशन। और देखिए दोस्तों, आपको क्लास 8 का ये जो है 12th चैप्टर है। अब तक मैंने 11 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर दिए हैं मेरे इसी चैनल के माध्यम से। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और लाइक जरूर कर दीजिए और हम लोग आगे चलते हैं। कुछ ब्रीफ में मैं आपको बातें बतला देता हूं और उसके बाद पूरे डिटेल्ड में, कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करेंगे फ्रिक्शन के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि आपने बल पढ़ लिया है तो फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण को पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, यस। फ्रिक्शन नहीं, इट इज फ्रैक्शन। ओहो, शिवम श्रीवास्तव जी, पहले आप सही लिखिए, आप तो गणित पर पहुंच गए यार। फ्रैक्शन तो मैथमेटिक्स में होता है, फ्रैक्शन है ना, भिन्न। यहां पर हम लोग फ्रिक्शन, घर्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, घर्षण की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर आता है 8 PM पर, और 8 PM पर ही मैं वीक में 3 डेज इंडियन इकोनॉमी और 4 डेज इंडियन पॉलिटी लेता हूं। तो आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर लीजिए, और नीचे दिए गए लिंक की मदद से आप आसानी से मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट, है ना। शिवम श्रीवास्तव जी, एक बार फ्रैक्शन को सुधार लीजिए। पहले फ्रिक्शन बोल रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑफ यू। जोगिंदर कुमार, गुड मॉर्निंग। अनुप्रिया, विकास माहेश्वरी, ऋषि राज कुमार, गौरी राज, विकास माहेश्वरी, गुड मॉर्निंग। हर्षिता सिन्हा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, यस। चलिए, तो यहां पर बात करते हैं कि टोटल जो है अनअकैडमी पे मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, उन सभी से आप पढ़ सकते हैं। तो इतना लार्ज पूल ऑफ फैकल्टी मेंबर आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों 15,000 से ज्यादा कोर्सेज आज की तारीख में अनअकैडमी पर हैं। आप जिस भी कोर्स में एनरोल होना चाहे उसमें एनरोल हो सकते हैं। साहिल जायसवाल, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। सो यहां पर जब भी आप अनअकैडमी के कोर्स लेते हैं, यूज दिस रेफरल कोड RP10 एंड यू कैन गेन द मैक्सिमम बेनिफिट। आपको अधिकतम लाभ जो होगा वो मेरे इस रेफरल कोड से ही होगा यार, यस। चलिए, अब देखिए यहां पर आपको एक बात दिख रही होगी कि देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और जितनी भी लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में बनाई थी, उन्हें, है ना, उन सभी को आप देख सकते हैं। और आप प्रेफरेबली जब प्लस पर कोर्स लें तो 2 इयर्स का लीजिए। 2 इयर्स के कोर्स में आपको ज्यादा फायदा। देखिए 64,000 है, जबकि 44,000 है 1 ईयर का। और आसान EMI पर आप आराम से उपलब्ध कर सकते हैं। HDFC का या तो डेबिट कार्ड हो या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड से आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो सत्यम उपाध्याय, वेरी गुड मॉर्निंग यार, एक ही बार काफी होता है गुड मॉर्निंग। आपने तो झड़ी लगा दी पूरी, आपका नाम जरूर लेना पड़ेगा भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नाराज हो गए हैं ये नाराज हो गए हैं और इन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इनको किसी ने कॉपी पेस्ट करने का वरदान दिया था और उस वरदान को ये बखूबी निभा रहे हैं।
सो गुड मॉर्निंग पूनम। चलिए, यहां पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच मिलता है और इसकी फीस भी हाइक होने वाली है, और इसीलिए आप प्रेफरेबली 2 इयर्स का यदि आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो आपको डेडिकेटेड पर्सनल कोच मिलता है जो आपके आंसर राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। मतलब ये कि जो आप आंसर फ्लो वगैरह लिखते हैं, है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं आपको। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच आपके आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन भी करते हैं, एकदम क्लियर। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शनल की बात कर लें तो डेडिकेटेड ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और ऑप्शनल के कोर्सेज में दोस्तों आपको सीधा सीधा मेरे रेफरल कोड से आरपी सर 10, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आरपी सर 10 रेफरल कोड, दिस विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल कोड एवर इन द अनअकैडमी हिस्ट्री। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, और इसीलिए आप इस रेफरल कोड का यूज कीजिए और मुझे बता दीजिए कि यस आपने रेफरल कोड का यूज किया है, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वे, राइट। तो ऑप्शनल के पूरे भारतवर्ष के तमाम फैकल्टीज यहां पर अवेलेबल हैं। मतलब जो भी ऑफलाइन पढ़ाया करते थे आज तक, वो सभी आज अनअकैडमी पर हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, है ना, ठीक है, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग जोगेंद्र कुमार जी, गुड मॉर्निंग। तो एक नया साल की शुरुआत है, आपकी जिंदगी के लिए भी बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। अनअकैडमी के साथ आप पाथवे टू क्रैक अनअकैडमी सीएसई विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, तो आप भारत के सबसे टॉप नॉच एजुकेटर से पढ़िए, जो कि 2021, 22 और 23 आज ही एनरोलमेंट लेकर आप एक अगले पायदान पर प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी लर्निंग ऐप और आरपी सर 10 का यूज करके। हंड्रेड्स ऑफ फैकल्टीज यहां पढ़ाते हैं। तो 4 जनवरी से नए बैचेस शुरू हुए हैं 2023 के लिए, 2022 के लिए, और यदि आप एक अर्ली बर्ड हैं तो आप सफलता के भी उतना क्लोज हो जाएंगे। यदि आप आज की तारीख में ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन चल रहा है, 2023 तक का कोर्स लीजिए, आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा ये कोर्स, है ना। चलिए, इसके अलावा कॉम्बो पैक में आपको ज्यादा फायदा है, क्योंकि कॉम्बो पैक में आप यदि प्लस और आइकॉनिक, तो यहां पर प्लस और आइकॉनिक के कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है 29% का, 42% तक का ऑफ मिलता है। और इसीलिए आपको आइकॉनिक में और साथ ही साथ में ऑप्शनल के कॉम्बो के साथ में आपको जरूर ये कोर्सेज परचेज करने चाहिए। सो जस्ट रिमेंबर दिस रेफरल कोड आरपी सर 10, ठीक है। चलिए चलिए, इसके बाद में बात आ रही है, इसके बाद में कैसे होगा। बिल्कुल आप मुझे अनअकैडमी, जब भी आप कभी कोर्स लें या इंटरेस्टेड हो, आप एक बार यूपीएससी अनअकैडमी हिंदी, राइट, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो करना है नीचे दिए गए लिंक पर, और वहां से आप मुझे पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, तो यहां तक सारी बात क्लियर है। आइकॉनिक में पर्सनल कोच मिलता है, फीस भी हाइक होने वाली है, और ये अनअकैडमी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो आप इसकी मदद से सबसे बढ़िया, मतलब जो सबसे बेहतरीन कोर्स माना जाएगा फ्लैगशिप प्रोग्राम, वो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशन इत्यादि सब कुछ मिलते हैं, राइट। तो यहां पर मेरे रेफरल कोड की मदद से आप अनअकैडमी के जितने भी कोर्सेज, आईआईटी, जेईई, नीट, एसएससी, बैंक, रेलवेज, एमपीपीएससी, सभी पर यह रेफरल कोड अप्लाई होता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्लास की। बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं घर्षण की। तो मैं यदि घर्षण की बात करूं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा हो। तो घर्षण जो है दोस्तों, सबसे पहले बता दूं मैं, क्लास 8th का ये 12th चैप्टर है, क्लास 8th का 12th चैप्टर है घर्षण। और यहां पर होता क्या है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट पढ़ लीजिए कि घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच के सापेक्ष गति का विरोध होता है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो दो सरफेस हैं उनके बीच में एक ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है, और वही फ्रिक्शन है। यदि ये कोई सतह है और कोई व्यक्ति आगे की तरफ मूव कर रहा है,
तो घर्षण पीछे की ओर लगता है और इस सभी का बैलेंस ही हमें आगे की ओर गति प्रदान करता है। यदि घर्षण नहीं होगा, यदि घर्षण या फ्रिक्शन नहीं होगा तो उस केस में हम प्रॉपरली चल भी नहीं सकते। जिस प्रकार किसी फर्श पर यदि साबुन का पानी डाल दिया गया तो चिकनाहट के कारण वो घर्षण, वो ग्रिप हमारे पैरों की नहीं बन पाएगी और इस कारण हम फिसल जाते हैं। तो तेल, चिकनाई इत्यादि ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो बेसिकली व्हाट इज फ्रिक्शन हेयर? फ्रिक्शन अपोजेज, दोस्तों फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन between two surface in contact and it acts on both the surface। और ये दोनों सरफेस पर लगता है। आपने एक और चीज सुनी होगी, आपने ना पानी या कोई भी तरल है, कोई भी तरल है या कोई भी तरल को इंग्लिश में बोलेंगे लिक्विड है। लिक्विड में भी क्या होता है, देखिए आप समुद्र को देखिए, समुद्र में क्या होता है, सबसे नीचे वाली परत सबसे धीरे चल रही है, उससे ऊपर एक परत होती है, इससे ऊपर एक परत होती है, इससे ऊपर एक परत होती है और फिर सबसे ऊपर एक परत होती है। तो परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, तो ये अलग अलग फ्रिक्शन आता है ना, अलग अलग परत पर। और सबसे ऊपर वाली जो परत है वो सबसे तेज चलती है। मैं बात कर रहा हूं समुद्र की लहरों की, है ना, समुद्र की लहरें। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर आपस में जो घर्षण है, मान लीजिए ये पहली परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी परत है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे गति बढ़ती जा रही है और फ्रिक्शन जो है ना, एक परत मूव कर रही है, ये मान लीजिए मूव कर रही है सबसे ऊपर वाली, उसके बाद में इससे भी ऊपर कोई परत है तो ये इसके ऊपर और भी तेजी से मूव करेगी। तो इसी को क्या बोला जाता है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, है ना। विस्कस का मतलब क्या होता है बताइए, हिंदी में विस्कस को क्या बोलते हैं? विस्कस। तो आपको एक बात याद रखना है कि जो ऑयल है, ऑयल का मतलब जो तेल है, मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऑयल में पेट्रोल की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोल, इसके बाद में बात कर रहे हैं। अब देखिए ये यहां पर सबसे ऊपर वाली सबसे तेज चलेगी, लेकिन विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या होता है? विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए आपसे यह भी पूछा जाए कि ज्यादा विस्कस कौन है ना, ज्यादा विस्कस कौन है, तो आप क्या बताएंगे? गोंद ज्यादा विस्कस है, गोंद, ठीक है, गोंद ज्यादा विस्कस है। क्यों भाई? क्योंकि गोंद में क्या है, आपको प्रतिरोध ज्यादा मिलेगा, परतों के प्रति प्रतिरोध ज्यादा मिलेगा। तो याद रखना, तेल की सबसे ऊपर की परत सबसे तेज चलेगी, है ना, जिसमें पेट्रोल की बात कर रहे हैं। उसके बाद में पानी, पानी के बाद में आपको हमेशा याद रखना है गोंद और शहद, गोंद और शहद, ये ज्यादा विस्कस हैं। जो जितना ज्यादा विस्कस है उसमें दो परतों के बीच में जो घर्षण होता है वो अधिक होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो विसरण आपको एकदम क्लियर हो गया, विस्कोसिटी, है ना, विस्कोसिटी। तो इसी प्रकार से हम लोग जब भी कहीं पर चलते हैं या फिर कोई भी मोशन करवाते हैं तो आपको एक बात क्लियर है कि यदि कोई ये सरफेस है, सरफेस के अंदर आपको पता होगा कोई भाग तो नीचे की तरफ और कोई भाग ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है। बहुत माइन्यूट लेवल पे जब हम लोग मेजर करेंगे तो कोई भाग नीचे की तरफ, कोई भाग ऊपर की तरफ होता है। और जब भी किसी बॉक्स को इसके ऊपर स्लाइड करवाएंगे, इस तरफ स्लाइड करवाएंगे इस तरह से, तो क्या होगा, यहां पर ये स्लाइड करते हुए ये एक अवरोध का काम करेगा। कौन? दो सरफेस के बीच में, है ना। और कहीं पर भी याद रखना, शून्य घर्षण हम पैदा, है ना, शून्य जो घर्षण है वो हम पैदा नहीं कर सकते कभी भी, है ना। तो इसीलिए यहां पर एक और बात आती है, घर्षण के बहुत सारे एप्लीकेशन एग्जाम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग क्या है ना, बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग।
बॉल बेयरिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने क्या करा, हमने घर्षण को बिल्कुल कम कर दिया, घर्षण को बिल्कुल कम कर दिया। और यदि घर्षण कम हो जाएगा तो उसके कारण जो पंखा है, जो भी चलने वाली चीज है, उसका वियर एंड टीयर है ना, वियर एंड टीयर भी कम हो जाएगा, क्षति वगैरह भी कमी आ जाएगी। एकदम क्लियर। गुड मॉर्निंग, है ना, बिल्कुल। तो यहां पर आपको विसरण बिल्कुल ठीक है। जैसे साइकिल वगैरह के अंदर किसी भी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, ऑयल का प्रयोग करते हैं। क्या बोलते हैं उसे, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का प्रयोग क्यों करते हैं कि जब हम किसी सरफेस पर कोई चीज ले जा रहे हैं तो घर्षण को शून्य करने के लिए हम लोग इंजन ऑयल का प्रयोग करते हैं। पहला तो ये इंजन ऑयल का प्रयोग करते हैं, है ना। जब भी हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड, है ना, तो क्या होता है, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पाउडर का प्रयोग करते हैं, है ना, पाउडर का प्रयोग करते हैं। जब भी हम लोग जो है सॉलिड लुब्रिकेंट का आपने नाम सुना हो, सॉलिड लुब्रिकेंट, राइट, एक मिनट, सॉलिड लुब्रिकेंट। और सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होता है, ठोस स्नेहक। और ये क्या होता है, ठोस स्नेहक। जैसे सबसे बेहतरीन उदाहरण है आपका पीबी लेड, दूसरा है ग्रेफाइट। ये सभी क्या होते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट कहलाते हैं। ठीक है, सॉलिड लुब्रिकेंट कहलाते हैं। और जो बिल्कुल सही बोल रहे हैं निष्ठा यदुवंशी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। करंट एनालिसिस क्यों नहीं हुई बेटा, करंट एनालिसिस की क्लास को हम लोग रेगुलर बेसिस पर अब 10 PM से लाएंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि भाई ज्यादा लेट हो जाता है, तो हमने सोचा रेगुलर 10 PM ज्यादा परफेक्ट रहेगा, सभी का बायोलॉजिकल क्लॉक भी ठीक रहेगा, इसीलिए उस समय पर। ठीक है, बॉल बेयरिंग घर्षण को कम करेगा और गति तेज होगी, बिल्कुल। और घर्षण को कैसे कम करता है, बॉल बेयरिंग के अंदर इस प्रकार की संरचना होती है। बॉल बेयरिंग कैसी संरचना होती है आपको पता होगी, अंदर 2 रिंग होती हैं और यहां पर है ना गोल घूमने वाले, इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है, देखो एक तो पहले ही ये राउंड है ना, बॉल बेयरिंग पहले ही एक तो राउंड है, और दूसरा पॉइंट क्या, अंदर जो लगाया हुआ है वो गोल है। तो गोल चीज जो रोटेशनल मूवमेंट करेंगे उसमें घर्षण सबसे कम होता है। ठीक है, ये बात क्लियर। तो यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि हम लोग घर्षण को कम से कम करना चाहते हैं। यदि हम लोग किसी भी व्हीकल, मोबाइल चीजें, या फिर हम लोग बात करें फैन, कूलर, पंखे इत्यादि, सभी में बॉल बेयरिंग का यूज हो रहा है। और बॉल बेयरिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक मैकेनिकल फंक्शनिंग होता है, जिसमें घर्षण को सबसे कम किया जा सकता है। क्या घर्षण को कभी भी शून्य किया जा सकता है, कैन वी एवर जीरो द फ्रिक्शन, हम लोग घर्षण को कभी भी जीरो नहीं कर सकते, उसको न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस सतह पर हम लोग दौड़ रहे हैं वहां पर घर्षण शून्य या मतलब न्यूनतम हो जाए तो हम वहां पर चल ही नहीं पाएंगे, दौड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम फिसल जाएंगे उसमें। तो घर्षण बहुत ज्यादा जरूरी है ना, घर्षण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों यहां पर आपको कुछ पॉइंट क्लियर हो गए हैं। पहला तो ये कि आपको सबसे पहला ये घर्षण क्या होता है, तो घर्षण 2 सतहों के बीच में जो ऑपोजिशन फोर्स लगता है जब मूवमेंट होता है, और उसके पीछे कारण मैंने क्या बता दिया आपको कि दोनों सतह सरफेस पे जो इनका धरातल है वो कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी चिकना कर लीजिए, कभी भी पूर्णतः चिकना नहीं होता, पूर्णतः चिकना नहीं हो पाता। और इसी कारण जब भी किसी चीज को यहां पर स्लाइड करवाते हैं तो वहां पर एक ऑपोजिशन, एक घर्षण पैदा होता है। एकदम क्लियर, चलिए ठीक है।
ठीक है, कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है, हिंदी में ही पढ़ाएंगे, ओके। तो घर्षण आपको एक क्लियर हो गया होगा, घर्षण क्या होता है। घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट या स्नेहक का प्रयोग करते हैं, लुब्रिकेंट या फिर स्नेहक का प्रयोग करते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, स्नेहक। और ये स्नेहक लुब्रिकेंट क्या होते हैं, जो ऑयल वगैरह, लुब्रिकेंट ऑयल के रूप में तो होते ही है, जो इंजन ऑयल है। इसके अलावा सॉलिड के रूप में लुब्रिकेंट क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया, पीबी लेड और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और पीबी, ये ठीक है। और घर्षण किसी भी दो सतह के बीच में जो प्रतिकर्षण है उसके कारण उत्पन्न होता है। वेरी गुड, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आपको कुछ और प्रकृति भी समझ में आ जाएंगी। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई भी सरफेस, धरातल कितने ज्यादा खुरदरे हैं, खुरदरे का मतलब कितने ज्यादा रफ हैं, उस पर घर्षण ज्यादा निर्भर करता है। और जो रिलेटिव गति है उसका विरोध जो करता है दो अलग अलग सतहों पर, उसे हम लोग फ्रिक्शन या फिर घर्षण कहते हैं। लेड का प्रयोग भी हम लोग किस में करते हैं, एक स्नेहक के रूप में करते हैं। तो दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। यदि दोनों ही बहुत ज्यादा चिकने होंगे, है ना, बहुत ज्यादा चिकने होंगे, स्मूथनेस, यदि स्मूथनेस ज्यादा है तो घर्षण कम लगेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस प्रकार की खुरदरी सतह जो है वो ज्यादा रफ का काम करेगी, है ना। अभी बहुत सारे एमसीक्यूज देखने वाले हैं हम, ताकि ये सारी बातें हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बिल्कुल, सड़क भी प्लेन है और गाड़ी के टायर भी प्लेन है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गाड़ी का जो टायर है वो रोटेटिंग मोशन करेगा ना। तो घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे पर कितने बलपूर्वक दबाती हैं। देखिए हम टायर को हमेशा आपको पता होगा 35 या 40 इस रेशियो पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी का भी अपना एक दाब है और इस दाब के कारण ही देखिए जितना कोई भी वस्तु नीचे सतह पर दाब लगा रही है उतना ही ज्यादा क्या है, घर्षण की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है ना। तो यदि आपसे बोला जाए कोई एक हल्का बॉक्स है, एक भारी बॉक्स है, चूंकि दाब ज्यादा लग रहा है और इसी कारण फ्रिक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। यदि कोई भी ज्यादा भारी वस्तु है, दाब ज्यादा लगने की वजह से फ्रिक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। अब बात आ रही है स्टैटिक घर्षण। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जो प्लेन घर्षण होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू द प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव ए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो स्टैटिक घर्षण क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक घर्षण जब हम लोग कार्य करवाना आरंभ करते हैं और हम किसी वस्तु को उसकी विराम स्थिति से गति की अवस्था में लेकर आते हैं। तो यहां पर दोस्तों देखिए स्टैटिक मोशन क्या होता है, तो स्टैटिक मोशन ये है, देखिए स्टैटिक मोशन ये है, यहां पर कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और अभी ये विराम अवस्था में थी और इसे ऐसे लेकर गए, तो शुरुआत में सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, सबसे। और इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हम लोग गाड़ी को पिक देते हैं तो हमेशा पहले गियर पे क्यों उठाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बल गाड़ी को अपनी विराम अवस्था से गतिक अवस्था में लाने पर लगता है। तो सबसे ज्यादा बल यहां पर लगेगा और फिर धीरे धीरे जब ये एक बार मूव करना स्टार्ट कर देगी तो जो स्लाइडिंग होगी वो बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन पहला जो धक्का है उसको हमें, ठीक है। ऊंचाई पर फिसलते क्यों हैं बेटा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होता है और वो है ये, यदि ऊंचाई पर जाएंगे तो उस कारण से कोई भी वस्तु है उसका जो इंक्लाइंड एंगल है, देखिए वैसे कोई सीधी वस्तु होती तो उसका एंगल किस तरह से था, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ये आगे लग रहा है और इसका एंगल जो है वो जो है 0 डिग्री की ओर है। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है,
फ्रिक्शन पीछे की ओर लगता है सतह का और गति आगे की ओर करती है, और मान लीजिए ये चीज 45 डिग्री के एंगल पे है, तो 45 डिग्री के होने की वजह से, है ना, आपको ये बात पता है कि इस प्रकार का होने के कारण क्या हो जाएगा कि उसकी गति नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगी, और चूंकि tan 45 वो कंपैरेटिवली कम जो है शक्ति लगेगी। एकदम क्लियर है? तो इसीलिए ऊंचाई से नीचे की तरफ जाते हुए एंगल में परिवर्तन हो जाने, कोण में परिवर्तन हो जाने की वजह से ऐसा होता है। एकदम क्लियर? चलिए अब बात कर रहे हैं सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। तो सर्पी गति क्या होती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्पी गति को इंग्लिश में कहते हैं स्लाइडिंग फोर्स, है ना, स्लाइडिंग फोर्स, स्लाइडिंग फोर्स। तो मैं आपको 3 पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं, 3 पॉइंट क्लियर कर देता हूं। पहला तो है स्थैतिक गति, पहला है स्थैतिक गति, राइट, फर्स्ट पॉइंट है स्थैतिक गति। सेकंड पॉइंट है स्लाइडिंग या फिर सर्पी गति, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, सर्पी गति या स्लाइडिंग, तो दूसरे को बोलेंगे सर्पी गति या स्लाइडिंग। तो ये याद रखना, स्लाइडिंग, ये स्लाइडिंग है, स्टैटिक का मतलब स्टैटिक है। और तीसरी जो गति होती है वो होती है रोटेशन गति, रोटेशन गति, ठीक है, रोटेशन गति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रोटेशन गति बोलेंगे, ठीक है। तो स्लाइडिंग फोर्स आपको क्लियर है एकदम, है ना, है ना, रोटेशन गति बोल लो या फिर रोलिंग फोर्स बोल लो, रोलिंग फोर्स, ठीक है, रोलिंग फोर्स। रोलिंग का मतलब क्या है, आवर्ती गति जो है, आवर्ती गति, रोलिंग कर रहा है, ऐसे रोल करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये 3 गतियों में आपको ये बात पता होगा कि घर्षण सर्वाधिक किस में लगेगा, सर्वाधिक घर्षण लगेगा जब किसी विराम वस्तु को गति की अवस्था में लाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है स्लाइडिंग कब होगा, स्लाइडिंग तब होगा जब हमारी कोई वस्तु है वो पहले ही गति अवस्था में, तो उसे ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कोई रोटेशन वाली गति कर रहा है तो ये गति पर घर्षण न्यूनतम लगेगा, न्यूनतम। ये 3 पॉइंट आपको याद है तो आपको बिल्कुल रोटेशनरी मोशन, है ना, या फिर रोलिंग मोशन, कैसे भी कह लीजिए इसको, रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन। तो ये 3 पॉइंट याद है तो आपको याद रखना, स्थैटिक मतलब विराम अवस्था से कोई वस्तु को गति में लाया जाता है तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी, सर्पी गति में कम, और फाइनली जिसमें घर्षण कम है उसमें हमें एनर्जी कम से कम देनी होगी और इसीलिए गोल गोल घूमता हुआ चला जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इसीलिए पहिए का आविष्कार सबसे महान आविष्कार माना जाता है, क्योंकि जो पहिया है उसने हमारे घर्षण को सबसे कम कर दिया है। क्योंकि देखिए इसके पीछे कारण क्या, आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्या कारण है कि पहिए में घर्षण सबसे कम होता है, अन्य में ज्यादा होता है। तो आप देखिए जब हम धरातल पर आएंगे, धरातल पर ये धरातल है और ये पहिया है, आप देखेंगे एक समय पर पहिए का बहुत छोटा सा भाग ही धरातल से बहुत छोटा सा भाग ही सतह से संपर्क में आता है। जब ये छोटा सा भाग संपर्क में आ रहा है तो इसलिए क्या है कि जो धरातल पर खुरदरी सतह है वो तुलनात्मक रूप से कम क्षेत्रफल, और इसीलिए तो क्या होता है कि जो भी गोल वस्तु होती हैं वो तुलनात्मक रूप से धरातल के संपर्क में कम आ पाती है। और यही रीजन है कि जो है पहिया सरफेस से बिल्कुल कम से कम जुड़ पाता है और इसी कारण से घर्षण कम होता है। लेकिन यदि हम लोग स्लाइडिंग फोर्स की बात करेंगे दोस्तों, स्लाइडिंग फोर्स है, इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है तो ये पूरा का पूरा जो इसका नीचे वाला बेस है ये संपूर्ण रूप से धरातल के संपर्क में है।
लेकिन क्या गोले में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। और यही कारण है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि भाई वो सरफेस से बहुत, ये प्रश्न इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। एरिया ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल कम होता है, एंड दैट इज वाई, वेरी गुड, एंड दैट इज वाई फोर्स कम वर्क करेगा, फ्रिक्शन फोर्स कम वर्क करेगा। इसीलिए गोल चीजें सबसे ज्यादा कारगर साबित होती हैं। एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको सर्पी घर्षण के बारे में मैंने बता दिया, मतलब कि जो स्लाइड कर रहे हैं, सर्पी का मतलब कंफ्यूज मत होना दोस्तों, सर्पी का मतलब स्लाइडिंग होता है। कोई चीज गति में आ गई है और हम उसको, जैसे छोटा सा एग्जांपल याद रखिए सर्पी का, आप एक बॉक्स को, आपके पास कोई भी बॉक्स है, उसे आप घसीट कर लेकर आ रहे हैं, वो गति अवस्था में, तो वो सर्पी मोशन कहलाता है। ठीक है, सर्पी घर्षण देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात, सर्पी घर्षण जो है वो स्टैटिक, जो बिल्कुल स्थिर अवस्था से किसी ने स्टार्ट किया है, सर्पी घर्षण से स्टैटिक घर्षण कम होता है। और सबसे कम किसका घर्षण होता है? तो आप क्या बताएंगे? रोटेशन, रोलिंग वाला। तो इसका मतलब आवर्ती घर्षण सबसे कम है, उसके बाद में स्लाइडिंग मोशन या सर्पी, और सबसे ज्यादा घर्षण लगता है स्टैटिक पर। ये सारी बातें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होती जा रही है बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ आर एक्टिविटीज, हमारी बहुत सारी जो क्रियाविधि हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग ए सरफेस रफ। यदि हम किसी भी धरातल को खुरदरा बना देंगे, खुरदरा, तो ज्यादा घर्षण लगेगा, क्योंकि उसको रोकने वाले जो धरातल पर चीजें हैं वो ज्यादा हैं, और ये एक तरह का ब्रेक का काम करेगा। तो दोस्तों ब्रेक्स भी क्या होते हैं? ब्रेक के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहियों के अंदर घर्षण पैदा करते हैं, यस और नो? ब्रेक के अंदर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? ये पहिया जा रहा है, और पहिए की अंदर वाली जैसे ब्रेक दबता है तो एक बुश होता है, बुश, वो क्या करता है? पहिए के अंदर घर्षण पैदा करता है और उसको रोकने का काम करता है। तो ब्रेक का मतलब हम पहिए में घर्षण पैदा कर रहे हैं ताकि वो वस्तु रुक जाए, यस और नो? वहां पर भी देखिए, ब्रेक में भी घर्षण काम आ रहा है, हमारे मूवमेंट, गति में भी घर्षण काम आ रहा है। तो जितनी भी प्रकार की गतियां हैं, ईच एंड एवरी मोशन इज डिपेंड अपॉन फ्रिक्शन। ईच एंड एवरी मोशन, whether it is rotating, whether it is rolling, whether it is sliding, whether it is static, इन सभी के अंदर we need friction, otherwise it cannot work। तो फ्रिक्शन क्या है? फाइनली दो जो सतह हैं उनके बीच में जो खुरदरापन है, एक्चुअल में वो मदद करता है, लेकिन वही एक बैरियर का भी काम करता है जब हम तेज गति से चलाएं। और यही कारण है दोस्तों कि जो मैगलेव, बुलेट ट्रेन, हाइपरलूप ट्रेन है, उनमें क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखो बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन का रोल है। हम लोग अति चालकता की मदद से मैगलेव ट्रेन, बुलेट ट्रेन या फिर हाइपरलूप ट्रेन में क्या करते हैं? उनको आकाश में, वो थोड़ा सा हवा में चलती हैं, बुलेट ट्रेन, मैगलेव ट्रेन। जैसे मान लीजिए ये ट्रैक है, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलती हैं। क्यों? क्योंकि चुंबक के कारण उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव नहीं है, यहां पर उत्तर उत्तर ध्रुव है। अपने आप से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उनमें सेम पोल, तो उत्तर उत्तर वाला क्या करेगा? उसको आकाश में रखेगा। एक बार उसको धक्का मिला, पुश मिला, तो वो अपने आप स्लाइड होती हुई चली जाएगी। और यहां पर हमारे ट्रेन ट्रैक की तरह से कोई भी घर्षण नहीं है, क्योंकि ट्रेन ट्रैक में बहुत बड़ा घर्षण लगता है। देयर इज नो घर्षण, देयर इज नो फ्रिक्शन, कोई घर्षण नहीं है, वो तेजी से चलती चली जाएंगी। हाइपर लूप में इन्होंने क्या कर दिया है? देखिए, जब भी कोई गति, जब भी कोई, मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं, मैगलेव ट्रेन बहुत चर्चा में चल रही है आजकल, बुलेट ट्रेन और हाइपर लूप में क्या अंतर है? हाइपर लूप में तो कुछ नहीं है, मैगलेव ट्रेन और बुलेट ट्रेन वाला ही कॉन्सेप्ट है हाइपर लूप में, लेकिन हाइपर लूप के लिए एक डेडिकेटेड बॉक्स बना दिया गया है, उसी के अंदर वो गाड़ी चलेगी। और वो जो कंप्लीट जो टनल है, पूरी की पूरी ट्यूब है, उसको वैक्यूम कर दिया गया। वैक्यूम का मतलब हो गया कि उसको
पूरी तरह से क्या कर दिया है, वैक्यूम करने का मतलब है निर्वात बना दिया गया है। अब निर्वात के कारण हवा का भी जो एक प्रेशर लगता था वो भी नहीं है, तो ये गाड़ी स्लाइड होती हुई इतना तेजी से मूव करेगी कि हमें एक और घर्षण जो हवा रोकती है उसका भी घर्षण नहीं होगा, तो चुंबक की तरह चिपक जाता है। ओके, तो चुंबकीय प्रभाव के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वेरी गुड बहुत बढ़िया, है ना। यहां तक सारी बात क्लियर हुई। मैग्लेव ट्रेन आपको क्लियर हो गई होंगी, इसके अलावा बुलेट ट्रेन, हाइपरलूप, ये सभी क्लियर हो गया। घर्षण, जितनी भी किसी भी चीज को गति बढ़ानी है, हमें एक ही चीज सोचनी कि कौन कौन से घर्षण इस रास्ते में आएंगे, चाहे फिर वो हवा का घर्षण हो, फ्रिक्शन हो, चाहे वो धरातल का घर्षण हो, या फिर किसी का भी घर्षण हो, उससे यदि हम न्यूनतम कर दें, वैक्यूम लगा दिया, निर्वात लगा दिया, तो हवा का भी घर्षण कम हो जाएगा। तो बस इसी से हमारा काम हो जाएगा, राइट। द सोल ऑफ शूज एंड टायर्स ऑफ व्हीकल्स ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब बढ़ता है दोस्तों, तो देखिए यहां पर इसीलिए क्या है, जूते मतलब घर्षण कम हो सके। आपने देखा होगा जूते की जो तल होती हैं, क्या उसको बिल्कुल प्लेन बना दिया जाता है कभी भी? बिल्कुल प्लेन नहीं, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के खांचे बनाए जाते हैं, ताकि, है ना, खांचे क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हमारा जो शू है वो कम से कम धरातल के संपर्क में आए, धरातल के संपर्क में कम से कम आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट एग्जाम में आते हैं कि हमारे जूतों की तली देख लीजिए या फिर टायर को देख लीजिए, उसके अंदर गैप बनाए जाते हैं। इतना भी गैप नहीं बनाया जाए कि उसमें पत्थर ही फंस जाए, तो इसीलिए टायर इत्यादि को खांचेदार बनाया जाता है। कभी कभी घर्षण अवांछनीय हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, कभी कभी फ्रिक्शन समटाइम अनडिजायरेबल, और उसके कारण हमारी गति कम हो जाती है। फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है सॉलिड या लिक्विड लुब्रिकेंट, स्नेहक के माध्यम से। खुरदरा, बिल्कुल सही बात है, खुरदरा नहीं बोल रहा दोस्त मैं, यहां पर गैप छोड़ा जाता है, गैप। आगे और भी बात करूंगा कि जो क्रिकेटर्स हैं या फिर जो फुटबॉल प्लेयर हैं, उनके जूतों के नीचे कांटे इत्यादि वाले जो कांटेदार जो जूते होते हैं, उससे तो न के बराबर, तो इसलिए वो बहुत तेजी से गति कर पाते हैं। यस और नो? ठीक है। फर्श पर फिसल जाता है यदि चिकना हो तो, बिल्कुल, तो घर्षण नहीं है तो हमारा ग्रिप नहीं बन पाएगा। और जबकि जो छोटे जानवर होते हैं, आप देखते होंगे ये मकड़ी, छिपकली, ये कैसे ऊपर चढ़ जाती है, और वहां पर कौन सा घर्षण है? तो दोस्तों वहां पर कोई घर्षण नहीं है, घर्षण तो पीछे की ओर धकेलता है। जो भी छिपकली, मकड़ी और ये जो चीजें, इनके पैरों के अंदर नैनो फाइबर्स होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इनके पैरों में नैनो फाइबर्स होते हैं और वो किसी सरफेस पर लगाते हैं। तो ये नैनो फाइबर्स क्या होते हैं? तो बड़ी बड़ी जो आप गैकोस, छिपकलीज देखते हैं, जितनी भी लिजार्ड देखते हैं, वो उल्टी दीवार में क्यों चिपकी है? यहां पर घर्षण नहीं है, यहां पर उनके पास नैनो ट्यूब्स हैं, उनके हाथों में, उनके पैरों में पतली पतली। आने वाले भविष्य में आप मानव को भी बिल्कुल बुर्ज खलीफा पे चढ़ते हुए देखोगे, क्योंकि नैनो फाइबर, इस तरह के नैनो फाइबर्स पर लगातार काम चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, सैंडल में भी एरिया ऑफ कांटेक्ट को कम किया जाता है ताकि आसानी से ना, हाँ बिल्कुल, दैट्स व्हाई उन्हें पहन के चलने। बिल्कुल, वो होता क्या है, जो हील है ना, वो हील को ज्यादा ऊंचाई दे दी जाती है और उसके कारण पॉइंट कम हो जाता है और इसीलिए गिरना संभव है ना। बिल्कुल सही बात है। लेकिन पूरा का पूरा सरफेस यदि धरातल से चिपक कर चलेगा, है ना, तो उस केस में इतना घर्षण हो जाएगा कि आपको थकावट महसूस होगी। दोस्तों याद रखना, यदि कोई सोल है, कोई सतह है, वो पूरी तरह से, मान लीजिए ये जूता ही है और इसकी ऐसी ही सतह बना दे, इस प्रकार की ही सतह बना दे, तो ऐसा यदि सतह वाला जूता होगा तो वहां पर आपको बहुत थकान महसूस हो जाएगी, है ना। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां तक सारी बातें क्लियर है। मैंने बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी, अब आ गया तीसरे प्रकार का फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी पर रोलिंग करती है, घूमती है, तो उस केस में क्या होता है, फ्रिक्शन कम इनटू प्ले। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आपको क्या चीज क्लियर हो गई है भैया,
कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है। उसके बाद है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना, मतलब फ्रिक्शन, है ना, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है। और सबसे ज्यादा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बात जरूर याद रख, ठीक है, ये बात जरूर याद रखेंगे आप। रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। तो यहां पर तीसरे केस में क्या बोलेंगे, लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण जो है वो सबसे कम होता है। उसके बाद में होता है सर्पी घर्षण, जो हम किसी वस्तु को धक्का घसीट रहे हैं, वो सर्पी घर्षण। और इसके बाद में आता है स्थैटिक, स्थैटिक घर्षण। ये बात क्लियर है आपको एकदम, ये पॉइंट सारे क्लियर हैं, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर यदि रोलिंग फ्रिक्शन है तो गति, गति किसमें सर्वाधिक प्रभाव प्राप्त होगी, इसमें। और जो बॉल बियरिंग है जो बॉल बियरिंग है दोस्तों, बॉल बियरिंग, उसके अंदर क्या होता है, दो और बीच में है ना इसी प्रकार के छोटे छोटे गोलियां लगा दी जाती है। अब देखिए ये होगा क्या, ये घर्षण जो है ना केवल कांटेक्ट ऑफ, कुल मिला के दोस्तों आपको एक बात पूछी जाए, घर्षण को कम करना है तो आप क्या करेंगे, आपको घर्षण को कम करना है, एक ही चीज, मिनिमम सरफेस कांटेक्ट हो। जितना ज्यादा एरिया में सरफेस से कांटेक्ट होगा उतना ही ज्यादा घर्षण होगा। एकदम क्लियर, यस, ओके। अब देखिए स्नेहक घर्षण को कम कर देते हैं। आपको ये वाली बात भी पता चल गई कि फ्रिक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जो कोई भी सर्कुलर चीज है उसमें। इन मैनी मशीन्स, बहुत सारी मशीन्स में फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग आपको क्लियर कर दिया है। और फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप ऑफ बॉडी मूविंग इन फ्लूइड। तो यदि कोई भी पानी के अंदर कोई चीज चल रही है तो हम लोग फ्रिक्शन को कैसे कम करते हैं दोस्तों, तो आपको एक बात पता है, जहाज का जो आगे वाला पार्ट होता है वो नुकीला होता है। कोई भी फास्ट रेसिंग कार है उसका आगे का मुंह कुछ इस तरह का होता है। बुलेट ट्रेन आपने देखी होगी, बुलेट ट्रेन बिल्कुल उसका आगे का मुंह बिल्कुल नुकीला ऐसे होता है, नुकीला, बिल्कुल नुकीला होता है, यस और नो। उसको क्यों बनाया, हवा में फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो सके, कुछ इस प्रकार का नुकीला होता है ये। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयल, ग्रीस या फिर लेड या फिर ग्रेफाइट इत्यादि का प्रयोग करके हम घर्षण को न्यूनतम करना चाहते हैं। और बस वो न्यूनतम हो गया तो हमारी गति, क्योंकि जिंदगी में समय सबसे कीमती है और यदि आप किसी जगह पर समय से पहले पहुंच जाएं, वहां पर गति बढ़ानी होगी तो फ्रिक्शन को कम करना होगा। और इसीलिए साइंटिस्ट लगातार इस भाग पर रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे हमारी गति और बढ़ती चली जाए। यस और नो, एकदम क्लियर है, यस यस, ओके। बॉल बियरिंग एंड सॉकेट बियरिंग, वेरी गुड। चलो, तो यहां पर आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो दोस्तों आपको बॉल बियरिंग क्लियर हो गया। ड्रैग जब भी करते हैं, किसी को धकेलना स्टार्ट करते हैं तो वो स्टैटिक है, लेकिन ड्रैगिंग स्टार्ट हो जाए और वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दे तो वो स्लाइडिंग है। फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए हम लोग वस्तुओं का शेप इस प्रकार का बनाते हैं कि पानी के अंदर उनको कम से कम घर्षण महसूस हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो, फ्रिक्शन घर्षण होता है। इंटरलॉकिंग, ये टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा धरातल पर सरफेस जो है उससे कांटेक्ट होगा उतना ही ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा, क्योंकि जूते के अंदर अपने इस प्रकार के होंगे, धरातल में अपने इस प्रकार के होंगे, और जब ये इंटरलॉक हो जाएगा तो बिल्कुल ब्लॉक होने की कंडीशन में आ जाएगा। तो इंटरलॉकिंग, उबड़ खाबड़ सतह, खुरदरी सतह, उसमें घर्षण ज्यादा होता है। लुब्रिकेंट से हम लोग कम कर सकते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है घर्षण के मामले में, फिर स्लाइडिंग उससे ज्यादा,
और सबसे ज्यादा घर्षण होता है स्टैटिक में, और इसीलिए सबसे ज्यादा बल किस पे लगाना पड़ेगा, इसमें, उससे कम यहां, और रोलिंग में सबसे कम। और यदि हमने निर्वात बना दिया चीजों को, जैसा हम लोग हाइपर लूप में कर रहे हैं, यदि हमने निर्वात बना दिया चीजों को, तो हाइपर लूप में मैग्लेव ट्रेन का कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन हम पूरे ट्यूब को वैक्यूमाइज कर दें तो हवा का घर्षण भी नहीं होगा, तो वो गाड़ी लगभग आने वाले समय में 1000 किलोमीटर की स्पीड तक भी जा सकती है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इतनी स्पीड से भी चल सकती है। आपको पता होना चाहिए हम लोग मैक गति पर एयरक्राफ्ट चला रहे हैं, 1 मैक 2 मैक, मिसाइल्स चल रही है, अग्नि मिसाइल्स तो 30 मैक तक चली जाती है, और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो 5 से 6 मैक वाली ब्रह्मोस 2 हम लोग बना रहे हैं, और अभी वर्तमान में 2.8 मैक पे चलती है। तो मैक का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्पीड ऑफ साउंड, मैक, और 1 मैक इक्वल्स टू कितना होता है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ साउंड ये होता है 1234 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखना। और यदि मीटर पर सेकंड में बोले तो 331 मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। यस, मैग्लेव ट्रेन मैग्नेटिक रिपल्शन, बेटा मैग्नेटिक रिपल्शन पे चलती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बनिया जी, आप सही बोल रहे हैं, मैग्नेटिक रिपल्शन पे ही चलती है, उसको एक धक्का दिया जाता है। लेकिन मैग्लेव ट्रेन की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्लेव ट्रेन की फुल फॉर्म क्या होती है, जो जापान और चाइना में चल रही है, 508 किलोमीटर, अब तक की सबसे ज्यादा जो स्पीड गेन की थी 508 किलोमीटर पर आवर, ये जापान की एक मैग्लेव ट्रेन थी, उसका अब तक का रिकॉर्ड ये है 508 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको यदि निर्वात में डाल दिया जाए तो 1000 के करीब चला जाएगा। तो मैग्लेव की फुल फॉर्म होती है दोस्तों मैग्नेटिक लेविटेशन, मैग्नेटिक लेविटेशन। लेविट का मतलब क्या होता है, लेविटेट करने का मतलब थोड़ा सा ऊपर उठाना, और किसकी मदद से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बनिया जी कि मैग्नेटिक रिपल्शन, क्योंकि ये चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण ऊपर चलेगी, बिल्कुल सही है। 331 मीटर पर सेकंड, गरिमा शर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1234 किलोमीटर प्रति घंटे ये मैक स्पीड होती है, किलोमीटर कभी भी पूछा जा सकता है, किलोमीटर पर सेकंड। यदि आपसे पूछे कि कोई भी विमान 2 मैक की गति से चल रहा है, तो आप क्या बताएंगे, वो किस गति से चल रहा होगा किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप बताएंगे 2468 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा होगा वो विमान, यदि कोई विमान 2 मैक की गति से चल रहा है तो। एकदम क्लियर, आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। मैग्लेव ट्रेन को मैं समय समय पर चुंबक से भी जोड़ता रहता हूं, साथ ही साथ में मैग्लेव ट्रेन, हाइपरलूप, बुलेट ट्रेन, इनके पीछे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो इतनी शक्तिशाली चुंबकें बनाई जाती हैं, उसके पीछे जो सिद्धांत है वो है, व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, इट इज सुपर कंडक्टिविटी। यह है अति चालकता का सिद्धांत, जिसमें एक बार यदि इलेक्ट्रिसिटी बन गई तो वो कभी खत्म नहीं होगी। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट भी हमने बना दिए हैं, है ना, एकदम क्लियर है, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब जो है एक बार चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, सो गिव मी सम टाइम, लीजिए। तो गिव मी अनदर चांस, आई ग्रोन अप वंस अगेन। आपने गाना जरूर सुना होगा 3 इडियट का, तो मुझे थोड़ा सा समय दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है इसी तरह से, और किसी भी प्रकार का यू शुड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। आप एक भी स्टोन को अनटर्न मतलब ऐसा कोई भी काम मत करिए, आप ऐसी कोई भी चीज मत छोड़िए जो एग्जाम में आ जाए। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी करेक्ट, क्लियर टू यू। बहुत बढ़िया, चलो चलो आगे चलते हैं। 2 मैक, बेटा ये कहां से लेकर आ गए आप, 6 × 10⁻²। अच्छा, मीटर पर सेकंड की बात करें, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, मीटर पर सेकंड की बात करें तो 300 ठीक है, लेकिन इसमें और रेक्टिफिकेशन होगा अभी, है ना, बैक बेंचर थोड़ा सा करेक्शन होगा यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्टली वो सही नहीं है पॉइंट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज पर बात कर लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन एंड आंसर्स पे बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहां पर क्वेश्चन एंड आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, है ना। चलिए बिल्कुल 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 ठीक है। तो घर्षण जो है एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच क्या करता है बताइए। आपको ये सारे फिल करने हैं, ए बी सी डी और ई, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अंतरिक्ष में घर्षण नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कारण क्या है, अंतरिक्ष में जाते समय वहां पर वायु भी नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो वायु का भी घर्षण नहीं है। और यस, यदि किसी प्लेनेट के आसपास चले जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल जरूर खींचेगा, लेकिन घर्षण नहीं होगा। घर्षण के लिए दो धरातल सरफेस परतें चाहिए। याद रखना, घर्षण के लिए क्या आवश्यक है, घर्षण के लिए सरफेस, सरफेस या फिर परत चाहिए। परत तो होगा ही नहीं, एकदम क्लियर, वेरी गुड। तो घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं की पृष्ठों के बीच में क्या है बताइए। आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे चर्चा होने वाली है, राइट। आप ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चर्चा होने वाली है। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, आंसर क्या आ जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, जो जो हमने पढ़ा है उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर क्या आंसर आएगा बताइए। तो देखिए, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी वस्तुओं के पृष्ठों के बीच जो मोशन होता है, मोशन या जो गति होती है, उसको विरोध करता है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन, जो गति कर रहे हैं, बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और ये सरफेस इन कॉन्टैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है पूरे के पूरे सेक्शन के लिए। सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ रहा है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द, बताइए फ्रिक्शन किस पर निर्भर करता है, फ्रिक्शन किस पर निर्भर करता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस कितनी खुरदरी है, रफ है ना। फ्रिक्शन किस पर निर्भर करता है, घर्षण पृष्ठों के प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति, नेचर पर। एकदम क्लियर है। एरिया पर भी, बिल्कुल एरिया जितना होगा प्रकृति, एरिया पर भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एरिया पर भी सही बात है ना। चलिए, घर्षण किससे उत्पन्न होता है दोस्तों, घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होता है, हमेशा एक हीट, घर्षण के कारण हीट या गर्मी उत्पन्न होती है। क्योंकि दो सरफेस जब एक दूसरे पर घर्षण करेंगे, आप देख लीजिए सर्दियों में हम क्या करते हैं, ये हाथ के अंदर भी एक खुरदरी सतह, ये भी सतह खुरदरी है, और ऐसा करने पर हमें घर्षण मिलता है। और इस घर्षण के कारण ही दोस्तों क्या होता है, हमें हीट पैदा होती है। इसके अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कभी भी बाल पर, सिल पर कोई गुब्बारे को घर्षित करके घर्षण करते, तो घर्षण के कारण गुब्बारे पर आवेश आ जाता है। और वो आवेश जब आ जाता है, तो आवेश भी क्यों आ रहा है, तो देखिए घर्षण के कारण आवेश भी आ सकता है, घर्षण के कारण हीट भी जनरेट होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, कैरम बोर्ड पर यदि पाउडर छिड़क देते हैं, तो देखिए कैरम बोर्ड का, देखिए ध्यान से सुनिए, ये कैरम बोर्ड है ना, इसके अंदर कुछ सतह तो नीचे की तरफ होंगी और कुछ सतह मान लीजिए ऊपर की तरफ उभरी हुई है। अब यदि पाउडर पड़ जाएगा तो होगा क्या कि एक ये पाउडर, ये पूरा पाउडर बस जाएगा, यहां पर पाउडर बस जाएगा, यस और नो। अब क्या हुआ, नीचे वाला भी ब्लॉक नहीं बचा, ऊपर वाला ब्लॉक भी नहीं बचा, और जो मान लीजिए कैरम बोर्ड की गोटियां हैं उसके नीचे भी पाउडर लग गया। तो इनकी जो इंटरलॉकिंग होनी थी वो नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई, इंटरलॉकिंग। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों के बीच में जो गैप था, सतह खुरदरी थी, उसको चिकना बना दिया गया और एक नई लेयर पाउडर ने बना दी। और इसीलिए कैरम बोर्ड पर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कैरम बोर्ड का पाउडर डालने पर
लुब्रिकेंट हम लोग हमेशा गाड़ी व्हीकल में क्यों डालते हैं भाई? क्योंकि देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, हिंदी में बोलते हैं, एक शब्द आता है अपस्फोटन। ये कितने लोगों ने बताइए, कंफर्म कीजिए, आपने सुना है अपस्फोटन? चार्ज भी डेवलप हो सकता है, बिल्कुल सही है, स्लीप करता हुआ चला जाएगा, बिल्कुल। अपस्फोटन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंटी नॉकिंग। एंटी नॉकिंग। तो दोस्तों होता क्या है, जब भी गाड़ी के अंदर कोई भी व्हीकल चल रहा है तो अंदर पूरे मशीन है, कलपुर्जे हैं, और उस कलपुर्जों में मशीन में कौन जाता है आपको पता है? पेट्रोल। और पेट्रोल क्या करता है, जैसे ही हम रेस देते हैं ना तो नलिका जो है जहां पर पेट्रोल टैंक है वहां से फ्यूल ज्यादा रेस देते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है हम लोग ज्यादा रेस देते हैं, इसका मतलब क्या है? ज्यादा रेस देने का मतलब यह है कि जो जिस धारा जिस प्रवाह से पेट्रोल जाता है उसकी गति बढ़ा रहे हैं हम। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कोई आग लग रही है, उसमें और तेजी से छिड़काव के साथ में यदि हम पेट्रोल को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? बस वही होता है जब आप रेस देते हैं बाइक में या गाड़ी में, पैर से रेस देते हैं, उस केस में पेट्रोल बहुत तेजी से गिरता है और जो पूरा का पूरा जो आपका इंजन है, चैम्बर है इंजन का, वहां पर अग्नि लगी होती है, ध्यान रखना, आग लगी रहती है पूरे टाइम, और उससे ही पिस्टन चलते हैं, हीट के कारण पिस्टन चलते हैं, 4 स्ट्रोक, है ना, ये सब इंजन का सिस्टम होता है अंदर। अब जैसे ही रेस दिया, पेट्रोल ज्यादा गया, अग्नि ज्यादा धधकी, उससे पिस्टन ज्यादा तेजी से चला और इसीलिए गाड़ी तेजी से मूव कर जाती है। अब हमने क्या किया था पिछले दिनों में, पेट्रोल के साथ साथ में TEL को मिलाना शुरू कर दिया था, जिसे बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। एंटी नॉकिंग बेटा बता दिया, एंटी नॉकिंग, जैसे हम लोग रेस देते हैं एंटी नॉकिंग पदार्थ में टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड। अब ये टेट्रा एथिल लेड क्या होता था, ये हमने मिलाना स्टार्ट कर दिया, TEL, टेट्रा एथिल। एथिल के 4 अणु हैं, 4 टेट्रा हो गए, लेड का मतलब पीबी चिकनापन लाता है, और हमने क्या कर दिया, पेट्रोल के अंदर मिलाकर, जो हमारे पेट्रोल फ्यूल टैंक जहां से भी हम लोग पेट्रोल भरवाते हैं वहां पर TEL मिलाना शुरू कर दिया। कुछ साल पहले की बता रहा हूं मैं, 15-20 साल पहले की। और इसके कारण क्या होता था, गाड़ी में एंटी नॉकिंग, अपस्फोटन कम हो जाता है। गाड़ी में अपस्फोटन कम हो गया, क्यों? क्योंकि कलपुर्जे आपस में जो चलते हैं उनमें ज्यादा घर्षण के कारण जो एक्चुअल एनर्जी है वो तो वहीं चली जाती है गर्मी, हीट में। इसको कम करने के लिए हमने लुब्रिकेंट लेड का प्रयोग कर लिया, पेट्रोल के साथ में ही पीबी का प्रयोग कर लिया, ठीक है। लेकिन पता चला जब वो पेट्रोल बर्न होगा, गर्म होगा, जो धुआं निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ में वायुमंडल में लेड पीबी भी निकलना शुरू हो गया। और वायुमंडल में यदि लेड है तो हमें फेफड़ों में लंग कैंसर हो सकता है, पूरे फेफड़े खत्म हो सकते हैं। और प्रकृति को देखते हुए फाइनली सरकार ने, पहले तो एफिशिएंसी के कारण, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा मिल रही थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, लेड ने, पीबी ने इतना वायुमंडल में प्रदूषण किया कि उसे परमानेंट बैन कर दिया गया और टेट्रा एथिल लेड पर को पेट्रोल में मिलाना बंद कर दिया गया। तो समय समय पर जो इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं वो अलग अलग सजेशन देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो प्रकृति की पूरी लेनी कर बैठा है, प्रकृति की ऐस-तैस कर दी इन्होंने, और इसीलिए फाइनली उसको क्या कर देते हैं, बंद कर दिया। एकदम क्लियर है ना? लाइक जरूर करिए, बिल्कुल लाइक करते चलिए, है ना। इस तरह से टेट्रा एथिल लेड घर्षण को कम करने के लिए लाया गया था। आजकल जो आप बहुत पुराने डब्बे देखेंगे ना, पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो उस पे लिखा होगा सीसा रहित पेट्रोल। सीसा रहित पेट्रोल क्यों बोल रहे हैं? एक समय पर शुरू हुआ था, अब बंद कर दिया गया, क्योंकि हमारी गति, हमारी एफिशिएंसी से ज्यादा हमारी लाइफ है। तो यहीं पर एज ए सिविल एस्पायरेंट, एज ए सिविल सर्वेंट यदि आप बनते हैं कल को, आपको यह डिफरेंस पता होना चाहिए कि किसकी प्राथमिकता ज्यादा है। प्रकृति में, इस पृथ्वी पर मानव के जीवन की ज्यादा प्राथमिकता है, बजाय कि आप गाड़ियों में एफिशिएंसी, उसके अंदर जो है जो बोलते हैं माइलेज की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। यहां तक सारी बात क्लियर है ना? ठीक है, चलिए एकदम क्लियर, ये सारी बातें आपको लिंक हो गई होंगी। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, आपको इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला है
सर्पी घर्षण जो है, इंग्लिश में भी बताऊंगा दोस्तों, डोंट वरी। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है बताइए? कम होता है, ज्यादा होता है? बिल्कुल कम होता है। इंग्लिश में भी देख लीजिए दोस्तों, स्लाइडिंग फोर्स फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। एकदम क्लियर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए यहां तक बात क्लियर है। सीसा रहित पेट्रोल, ओके ओके, थैंक यू सो मच टोनी ब्रदर, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। ओके चलिए चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। चलो चलो चलो, सुन लिया मैंने टोनी जी, आपकी बात सुन ली है। चलो, 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रूलिंग। आपको ये मिलान करना है भाई, और बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए इसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग को, कि जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए। तो बताइए क्या आंसर सही है? 4 बच्चे हैं जो लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण के बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए क्या आंसर आएगा आपका? हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिए और फिर आंसर दे दीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर दे दीजिए, है ना? विच वन विल बी द करेक्ट आंसर दीजिए। योर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। घटते हुए क्रम में जमाना है, डिक्रीजिंग मतलब घर्षण कम हो रहा है। तो सबसे ज्यादा घर्षण होता है स्टैटिक में, स्टैटिक में, उसके बाद में सर्पी स्लाइडिंग में, और उसके बाद में लोटनिक में। तो सबसे कम घर्षण कहां पर होता है दोस्तों? सबसे कम घर्षण है, इसलिए सबसे पीछे रोलिंग को लिखा। सबसे ज्यादा स्टैटिक है, स्लाइडिंग बीच में आ गया। यस और नो? इट इज नॉट डी, इट इज सी गाइज, इट विल नॉट बी डी यार, इट विल बी सी। इज इट ओके टू यू? इट विल बी सी। इंग्लिश में दिखा दिया, लो देख लीजिए इंग्लिश में, गरिमा शर्मा इंग्लिश में देख लीजिए, डोंट वरी। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखा दिया है, इट विल बी सी। स्टैटिक सबसे ज्यादा घर्षण होगा, बार बार बता दिया मैंने आपको, स्टैटिक में सबसे ज्यादा घर्षण होगा, और सर्पी में उसके बाद, और लोटनिक का मतलब क्या है? जो गोल गोल है। यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, आगे चलें, अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए, अब एक बार पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से पढ़ लीजिए। आलिदा अपने खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श पर, संगमरमर के गीले फर्श पर, ये 3 पॉइंट याद रखना है। संगमरमर का है एक तो सूखा फर्श ड्राई, एक है वेट फर्श है संगमरमर का, और फर्श पर बिछा है एक अखबार, और एक बिछा है तौलिया, अखबार पत्र तौलिया। यहां पर कार पर, वो कार चला रही है, तो घर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। क्या बताना है? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर ऑन द फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा बेटा? एक बार बड़ा करके अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो। मेरे को साफ दिखाई दे रहा है मेरे मोबाइल में, जबकि मैंने इस पोजीशन में रखा हुआ है। जब मेरे को ये साफ दिखाई दे रहा है तो आपको कैसे साफ नहीं दिखेगा? मैं इसमें से पढ़ के बताऊं आपको। नैना कुमारी जी बेटा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आप इसको ऐसे स्लाइड करके रोटेट कर लो, इस तरह से पढ़ के देखो, सब कुछ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है, एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर, है ना? बिल्कुल साफ दिख रहा है। आलिदा अपने आप को देखिए, आलिदा अपने कार के संगमरमर से के फर्श पर सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तौलिए पर चलाती है ना? ठीक है, बिल्कुल स्लाइडिंग मोड में कर लीजिए, राइट, स्लाइडिंग मोड में कर लीजिए। यदि आपने हिंदी में देख लिया है तो मैं एक बार इंग्लिश में देख लेता हूं, एक बार इंग्लिश में करवा देता हूं बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम के। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में ये लिखा है आपके लिए, इंग्लिश में ऑप्शन ये है, और बताइए आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, है ना? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर?
व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट ने बोल दिया है, ए आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए आंसर आया है ज्यादातर का। बिल्कुल बिल्कुल सही है दोस्तों, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। संगमरमर के गीले फर्श पे घर्षण सबसे कम होगा, फिर संगमरमर के फर्श पर भी हम लोग फिसल जाते हैं। समाचार पत्र में जो इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि समाचार पत्र में उबड़ खाबड़ रफ सरफेस ज्यादा है, और जो तौलिया है उसमें जो हमारा जो टॉवेल है उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम घर्षण यहां होगा, मिनिमम फ्रिक्शन यहां होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए इज द करेक्ट आंसर। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस, वेरी गुड। हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर दिया है आपने। इसी तरह का पार्टिसिपेशन। दोस्तों एक और बात, रात को 10 बजे हमने इसलिए क्लास कर दिया क्योंकि रात में जो है कई बार कुछ स्टूडेंट ने बोला 1 बजे तक उनका भी अपना एक शेड्यूल है, तो 10 से 12 तक हमारी क्लास मेरी और मयंक सर की चलेगी। वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल क्लास रहेगी, राइट? तो आप जरूर उस डिस्कशन में, करंट न्यूज एनालिसिस में जरूर शामिल होंगे। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, और वो ये है, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, अ बुक कैप्ड ऑन इट। एक आपकी जो राइटिंग डेस्क है जिस पर आप लिख रहे हैं वो थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब झुकाव पर है। इट स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउन, शो द डायरेक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो आपको बताना है कैसे एक्टिंग करेगा। मान लीजिए आपने डेस्क को थोड़ा सा झुकाते हैं, उस पर कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ हो जाती है, घर्षण बल की दिशा को समझाइए। ये आपको एक डायग्राम की मदद से बतलाना है। एकदम क्लियर है? तो चलिए हम लोग दिखा देते हैं इसको भी। देखिए यहां पर एक आपने सतह ली, ये आ गया, और इसके बाद कुछ इस प्रकार से ये यहां पर वो आपकी पुस्तक है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे की ओर लगेगा, और गति मूवमेंट जो होगा वो आगे की ओर होगा, और जो फ्रिक्शन है वो पीछे की ओर होगा, और एक्चुअल में एक एंगल बन जाएगा ये, यस और नो, एक एंगल बन जाएगा ये। तो ये बुक जो है, तो बुक डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगी, डाउनवर्ड, है ना, और इसका जो क्षैतिज होगा एक समांतर होता, तो इसका जो अभिलंब है क्षैतिज वो ऐसा बनता। लेकिन यहां पर ये एंगल टिल्टेड होने की वजह से ये अपने आप ये अपने आप स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। बिल्कुल क्लियर है? कोई बात नहीं गरिमा शर्मा, कोई बात नहीं, सभी लोग अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ज्यादातर ने ये आंसर दिया है। वेरी गुड बेटा, ध्यान से पढ़िए, अच्छा आंसर दीजिए, है ना। यदि गलती होती है तो अगली बार आपकी गलती वो नहीं होनी चाहिए। एकदम क्लियर? तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं, सभी प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि कोई भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ना बचे। यू स्पिल ए बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन द मार्बर फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक इट इजियर और डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द फ्लोर? सीधी सी बात है कि आप यदि कोई भी जिसमें साबुन भरी हुई बाल्टी है, पानी आपने फर्श पर डाल दिया, उलट दिया, तो उसके कारण चलना आसान नहीं होगा। रीजन क्या है कि चिकने फर्श के कारण फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो हमारा पैर फिसलना स्टार्ट हो जाएगा, और इसीलिए दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें सावधानी पूर्वक। इसी प्रकार से देखो एक और प्रश्न है, खिलाड़ियों के जो जूते होते हैं उसमें स्पाइक्स लगे होते हैं, कीलदार जूते होते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है भाई? तो यहां पर कुल मिला के उद्देश्य एक ही रहता है दोस्तों, कि हमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन शू एंड, देखिए जो सतह है और जो जूते हैं, ये जूते हैं, इनमें स्पाइक लगे हुए हैं, तो बहुत कम सतह से टच होते हैं ये, और इसी के कारण क्या है, बहुत तेज गति प्राप्त हो सकती है। घर्षण कम होगा तो व्यक्ति की गति तेज हो जाएगी। बिल्कुल सही है ना, सर्पी घर्षण, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से पेटिका को जब धकेल रहे हैं तो वो सर्पी घर्षण है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला जो प्रश्न है जो ये है इकबाल वाला क्वेश्चन, ये भी बता देता हूं। दो आपके पास अलग अलग वस्तुएं हैं, है ना, दोनों को ले लेते हैं। एक वस्तु तो ये
और दूसरी वस्तु ये। इस वस्तु का भार जो है वो 10 केजी है, इस वस्तु का भार क्या है, 100 केजी है। एक व्यक्ति ने इसको धक्का देना शुरू किया, इसको भी। शुरुआत में धक्का देने में ज्यादा बल लगेगा क्योंकि स्टैटिक मोशन है, इस पर भी स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो आप बताइए ज्यादा तेजी से कौन गति करेगी? तो आपको पता होगा जो कम भार वाली वस्तु है, वो तेज गति से घर्षण। देखिए क्या होता है कि जब भी भार ज्यादा हो जाएगा तो इसका दबाव ज्यादा लग रहा है और इसके धरातल पर जो उभरा हुआ भाग है उस पर घर्षण ज्यादा महसूस होगा, घर्षण अधिक। तो याद रखना, अधिक भार वाली वस्तु के कारण घर्षण अधिक होता है ना। अधिक भार वाली वस्तु है, घर्षण ज्यादा होगा, ठीक है। तो ज्यादा तेजी से कौन जाएगी? कम भार वाली वस्तु ज्यादा तेजी से जाएगी। एकदम क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके पीछे कारण क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, एक बार कोई चीज गतिक अवस्था में आ गई तो न्यूटन का जो नियम है, कोई भी वस्तु, न्यूटन का जो पहला नियम है कि कोई भी वस्तु यदि गति अवस्था में, वो गति अवस्था में रहना चाहती है, जो स्थिर अवस्था में, वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो किसी को भी शून्य से बिल्कुल तेज गति प्रदान करते हैं तो वहां पर हमें घर्षण ज्यादा महसूस करना होता है। स्टैटिक में ज्यादा घर्षण महसूस होगा। एकदम क्लियर है, स्टैटिक में ज्यादा घर्षण महसूस होगा। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, माफी चाहता हूं। गिव एग्जाम्पल टू शो द फ्रिक्शन बोथ फ्रेंड एंड फो। आपको एग्जाम्पल्स देने हैं कि जो घर्षण है वो हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है, और हमें भी अपने शत्रु और मित्र दोनों का पता हो तो हम अपनी जिंदगी को बड़ा सुलभ बना सकते हैं। तो आपको बताना है कि घर्षण एक शत्रु भी है और मित्र भी है। कैसे बता पाएंगे बताइए? तो क्या घर्षण शत्रु और मित्र दोनों है? देखिए फ्रिक्शन के एडवांटेजेस जो हैं वो हमारे मित्र हैं। तो यदि कोई चीज को चलाना है और वहां पर घर्षण शून्य है तो वो चलेगा ही नहीं, बार बार फिसल जाएगा, ठीक है। तो किसी को भी चलने के लिए, वॉक करने के लिए हमें घर्षण की आवश्यकता है। पहला पॉइंट क्लियर। एंड वी आर एबल टू राइट, हम लोग जो लिख पाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए यहां पर ये लिख रहा हूं, मैं ये राइटिंग कर रहा हूं, तो ये भी क्या है? घर्षण के कारण ही राइटिंग हो रही है। चलना भी संभव जो है वो घर्षण के कारण ही संभव है ना। इसके अलावा आपको डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या है तो उस पर और बात कर लेते हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस, है ना। वेरी गुड, ठीक है। बिल्कुल सीमा से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा इकबाल को, बिल्कुल सही है। अब बात आ रही है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन द टायर एंड सोल। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन घर्षण, यहां पर आपको एक बात याद रखना है कि फ्रिक्शन के कारण ही हमारे टायर और हमारे जो जूते हैं और जो हमारी मशीन्स हैं उनके जो कलपुर्जे हैं, उनमें क्या होता है? वियर एंड टियर होता है, बहुत ज्यादा क्षति होती है। और इस घर्षण के कारण ये जो है खराब होते हैं। वियर एंड टियर के कारण मशीनरी, कलपुर्जे इसीलिए खराब होते हैं। तो यदि हम किसका प्रयोग करेंगे, लुब्रिकेंट वगैरह का, तो आसान हो जाएगा। तो एक दिक्कत तो सबसे बड़ी ये है कि घिसावट, वियर एंड टियर होना स्टार्ट हो जाता है, यस और नो। और दूसरा क्या है कि फ्रिक्शन के कारण हीट जो उत्पन्न होती है, ये हीट अच्छी भी है, हमें गर्मी देती है, और इस हीट के कारण क्या है, हमारी अनावश्यक ऊर्जा इस हीट में चली जाती है। देखिए एफिशिएंसी का मतलब क्या है? यदि हम पेट्रोल डाल रहे हैं तो पूरा का पूरा गाड़ी को गति प्रदान करने में जाए। यदि मेरी गाड़ी हीट ज्यादा कर रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा? हीटिंग के ज्यादा इंपैक्ट के कारण एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो वियर, फ्रिक्शन के कारण हीट उत्पन्न होती है और वो हीट नेगेटिव है, यस और नो, ठीक है। बिल्कुल एडवांटेजेस भी होता है, डिसएडवांटेजेस भी होता है, दोनों ही
दोनों ही पक्ष हैं इसके, बिल्कुल सही बात है आपकी, है ना। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव अ स्पेशल शेप। जो भी चीजें कोई तरल में गति कर रही हैं उनका अपना एक विशेष शेप होना चाहिए। दोस्तों हमेशा आप 11 AM पर आ जाइए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक और बात मैं आपको बताऊं, यदि आपके कोई छोटे भाई बहन है वो भी चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी करना, तो उनको भी आप ये वीडियोस दिखाइए, क्योंकि उनका आज ही से अभी से इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अगले पायदान पर होगा। और जब एग्जाम आएगा आज से 3, 4, 5, 6 साल बाद जब वो एग्जाम देंगे तो उनके लिए इट विल बी लाइक अ केक। तो अर्ली बर्ड जो जितना जल्दी तैयारी शुरू कर देता है वो उतना ही जल्दी सफल होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल पता होगा। दैट इज व्हाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आपके दोस्त, फ्रेंड, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, आपके मददगार हैं, उन सभी में शेयर जरूर करेंगे वीडियो को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। चलिए तो यहां पर दोस्तों बात आ रही है कि भाई फ्लूइड में जो तरल है उसका विशेष शेप की क्यों आवश्यकता है। कुल मिला के बात यही है कि फ्रिक्शन को मिनिमम करना है, और इसीलिए जो शिप्स होते हैं उनका आकार, जो बुलेट ट्रेन है, हाइपरलूप ट्रेन से उनका शेप वगैरह, वो हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं कि मिनिमम जो है क्या हो, फ्रिक्शन हो। तो चलिए आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए। और आज दोस्तों 4 PM पर, दोस्तों आपको मैं बता दूं 4 PM पर अभी मेरी इंडियन पॉलिटी की क्लास है, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। एक चैप्टर मैंने बता दिया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी, उस पर एमसीक्यूज पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिए। सेकेंड क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और आज जो क्लास है उसमें मैं एमसीक्यूज करवाने वाला हूं द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। और वो बिल्कुल जो टॉपिक वाइज टॉपिक जो है हम लोग एमसीक्यूज देख रहे हैं, तो आपको जरूर उन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए। जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप बाय माय नेम रुद्र गौतम, या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी का भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आरपी सर 10 इज माय रेफरल कोड, इसकी मदद से जो 17 जून को अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है, अभी से एनरोल कर लीजिए और आप वहां पुरस्कार जीत सकते हैं। आपका ऑल इंडिया रैंक भी आपको पता चल जाएगा। 6 महीने बचे हैं। यदि आप एक सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, भारत के टॉप नॉस्ट एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी के कोर्सेज आपको सबसे ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि यहां पर हंड्रेड्स ऑफ फैकल्टीज आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में लगातार पढ़ा रहे हैं। तो जस्ट यूज माय रेफरल कोड और इट विल गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मेरे इस रेफरल कोड से होगा। तो जब भी आप यूज करें, यूज दिस रेफरल कोड, आपका कोई मित्र यूज करे, यूज दिस रेफरल कोड RP Sir 10 and you will gain the maximum benefit, mentorship, guidance and blah blah blah. So यहां पर 27 जून डेट है। अभी से आप लोग जुट जाइए, मेहनत में पूरी तरह से जुट जाइए, अनअकैडमी के कोर्सेज लीजिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हम छोड़ देते हैं, और आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलता है। तो जब भी आपको इस प्रकार के सब्सक्रिप्शन को लगे कि यस नाउ आई एम वेरी सीरियस और मुझे एक सीरियस तैयारी करनी चाहिए, अनअकैडमी के कोर्सेज आपकी सबसे ज्यादा मदद करते हैं। सो जस्ट यूज दिस रेफरल कोड RP Sir 10 और यहां पर आपको स्टडी प्लानर मिलता है, पूरा का पूरा इवैल्यूएशन होता है आपके आंसर्स का, ठीक है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको मुझे फॉलो करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, अभी का भी फॉलो कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, राइट। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।